Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyada Sabah Hashmi. Today the topic is social disorganization. Sociological literature में social disorganization का कॉन्सेप्ट एक नुमाया मुकाम रखता है। ये कॉन्सेप्ट पेश किया था और डेवलप किया था फ्लोरेंस ज़नान्की और विलियम आइजैक थॉमस ने अपनी मशहूर बुक द पॉलिश पेजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका में। इस बुक को सोशियोलॉजी के क्लासिक्स में से एक में कंसीडर किया जाता है। ये बुक दरअसल मुताल्ला है पॉलिश महाजरीन का जो यूनाइटेड स्टेट में आए और उनकी फैमिली का और उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का, जो कि पब्लिश हुई थी 5 वॉल्यूम्स में 1918 से 1920 के दरमियान। विलियम आइजैक थॉमस अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और फ्लोरेंस ज़नान्की पॉलिश अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन दोनों ने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कंसीव किया कि ग्रुप के इनफरादी अरकान के ऊपर से पहले से मौजूद रूल्स ऑफ बिहेवियर का इन्फ्लुएंस घटने लगे, तो इसको सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी किसी ग्रुप का मेंबर बन के रहते हुए फर्द का बर्ताव कैसा होगा, इस बारे में कुछ उसूल होते हैं जिनको तमाम अफराद ज़रूर कबूल करते हैं, लेकिन जब इन असूलों का असर उन अफराद के ऊपर से घटने लगे तो इस घटने को सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद वाज़ा तौर पे समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि इसको दूसरे सोशियोलॉजिस्ट ने कैसे डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेविड एमाइल डरकheim, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट ने इसको कैसे डिफ़ाइन किया है। उनके मुताबिक एक ऐसी हालत जिसमें माशरे के अरकान के दरमियान बाहमी इत्तिफाक या समाजी असबियत की कमी हो और अदम तवाज़ुन हो, तो इसे कहेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। मज़ीद 2 अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट विलियम फील्डिंग ऑकबर्न और मारिया फ्रांसिस निमकॉफ के मुताबिक जब कल्चर के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान मौजूद हारमोनियस रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है, तब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है। एक और अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ई ली फरिस के मुताबिक ह्यूमन रिलेशनशिप के मैकेनिज्म और पैटर्न्स के दरमियान डिस्टर्बेंस जो आ जाती है उसे कहते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। मज़ीद 2 अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट मेबल एग्नेस एलियट और फ्रांसिस एल्सवर्थ मेरल के मुताबिक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रोह के अरकान के दरमियान मौजूद ताल्लुक टूट जाता है या डिसॉल्व हो जाता है। यानी कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ बिहेवियर का इन्फ्लुएंस घट जाता है, सोसाइटी के मेंबर्स के दरमियान बाहमी इत्तेफाक और समाजी असबियत की कमी हो जाती है, अदम तवाज़ुन हो जाता है, कल्चर के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान हारमोनियस रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है, ह्यूमन रिलेशनशिप के मैकेनिज्म और पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे
ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप टूट जाता है या डिसॉल्व हो जाता है। यानी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि माशरे में माल एडजस्टमेंट है, अफराद की ज़रूरियात सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो समाजी अमराज को जन्म देता है। सोसाइटी, जैसा कि हम जानते हैं, इसे वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स कहा जाता है। एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप्स का कुछ पैटर्न होता है, कुछ मैकेनिज्म होता है। जब ये रिलेशन ही डिस्टॉर्टेड, डिसइंटीग्रेटेड हो जाए तो मतलब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सोसाइटी डायनेमिक है, इसमें चेंजेस आती हैं, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन को रीअरेंज और रीऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। इसलिए सोशल इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन नहीं रह सकता, इसलिए सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को पनपने की जगह मिलती है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की खुसूसियात, ये वो खुसूसियात हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इस सोसाइटी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोरल्स एंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, इंडिविजुएशन, चेंज इन द रोल एंड स्टेटस। हर समाज में कुछ इदारे और कुछ रस्म व रिवाज होते हैं जो उस समाज के लोगों की लाइफ को रेगुलेट करते हैं। जूं जूं वक्त गुजरता जाता है वो रस्म व रिवाज और इदारे मतरूक होने लगते हैं, यानी उन्हें तर्क कर दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। न्यू आइडियाज़ और न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हो जाते हैं। तो इन नए रस्म व रिवाज और पुराने रस्म व रिवाज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग तो नए रस्म व रिवाज को अपनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पुराने ही रस्म व रिवाज के साथ चलना चाहते हैं। तो समाज में बाहमी इत्तेफाक तबाह होने लगता है और समाज के अरकान का आपस में बाहमी इत्तेफाक का तबाह हो जाना ही तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तानी सोसाइटी के हिसाब से देखें तो यहाँ सुबाइयत पे तनकीद की जाती है, यानी ये कहा जाता है कि कौमियत को सुबाइयत पे तरजीह देनी चाहिए। ये रस्म व रिवाज होने चाहिए कि सुबाइयत की जगह कौमियत होनी चाहिए सब में। लेकिन अभी भी हो क्या रहा है? पॉलिटिकल ऑफिसेस में कैंडिडेट्स की सिलेक्शन, पब्लिक सर्विसेज में रिक्रूटमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन में साफ साफ सुबाइयत अप्लाई होती नज़र आती है। यानी एक साथ दो किस्म के रस्म व रिवाज चल रहे हैं। नया आइडिया तो ये है कि इतने सालों से लोग जो सुबाइयत को तरजीह दे रहे हैं और उससे ज़्यादा अपने आप को अटैच महसूस करते हैं, वो अपनी अटैचमेंट को कौमियत की तरफ लेकर आए। लेकिन साथ साथ पुराने रस्म व रिवाज क्या चल रहे हैं कि कोटा सिस्टम है, पंजाबी, सिंधी या किसी का भी सुबाइयत की बुनियाद पर। तो हमारे समाज में रस्म व रिवाज के बारे में बड़ी कन्फ्यूजन है, इसलिए हम एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की स्टेज से गुज़र रहे हैं। और भी बहुत सारे मामलात जिनमें नए आइडियाज़ यानी नए रस्म व रिवाज और पुराने रस्म व रिवाज का आपस में ऐसा टकराव हो रहा है। मसलन ख़वातीन को हायर एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है या नहीं, बेवा को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए या नहीं, लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं। तो एलिट एंड मेरिल ने भी तो यही कहा
कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बुनियादी तौर पर एक प्रॉब्लम है कंसेंसस की, जहाँ पे डिसएग्रीमेंट होगा मॉरल्स और इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वहाँ पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का बीज जड़ पकड़ लेगा और इसकी वजह से सोसाइटी के या ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान में मौजूद ताल्लुक टूटने लगेगा या डिसॉल्व हो जाएगा। और नए इंस्टीट्यूशंस और पुराने इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की जाए तो पहले स्कूल और कॉलेजेस होते थे, फिर कोचिंग सेंटर आने लगे, तो उससे भी इदारे बदले, उनका नए इदारों का पुराने इदारों से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला, थोड़ा डिसऑर्गेनाइजेशन हुआ। ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में मुख्तलिफ ग्रुप्स के फंक्शन डिफाइंड होते हैं और प्री डिटरमाइंड होते हैं, मगर क्योंकि सोसाइटी तो डायनेमिक है तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को फंक्शन ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। यानी पॉलिटिक्स और फौज दो अलग अलग इदारे हैं, अगर इनके फंक्शंस एक इदारे से दूसरे इदारे में ट्रांसफ़र हो जाएं तो इससे भी मसाइल जन्म ले सकते हैं और सोसाइटी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो जिस माशरे में हमें ये ख़ासियत नज़र आए कि एक ग्रुप का काम दूसरा ग्रुप कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इस माशरे में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। इंडिविजुएशन यानी समाज में अफराद अपने अपने हिसाब से सोचें और वो ये ना समझें कि उनके पर्सनल डिसीजंस का समाज पे क्या असर पड़ रहा है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं। जैसे किसी सोसाइटी में दूसरी सोसाइटी के लोग आकर बसें और अपने हिसाब से कामकाज करना शुरू कर दें जो कि उस सोसाइटी के हिसाब से फंक्शनल ना हो। जैसे एक ऐसा मुल्क जहाँ पे नकाब मना हो और वहाँ पे कोई इंडिविजुअल अपने हिसाब से नकाब करके जाए, या एक ऐसा मुल्क जहाँ नकाब लाजमी हो और वहाँ कोई इंडिविजुअल नकाब के बगैर जाए कि ये तो मेरा पर्सनल डिसीजन है, तो इससे भी आ जाती है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ट्रेंड सेट हो जाए कि हम इस सोसाइटी में जो चल रहा है हम ये नहीं चलने देंगे, बल्कि हम जो अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं हम वो ही करेंगे, तो उससे सोसाइटी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। चेंज इन द रोल एंड स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइज सोसाइटी में लोगों के रोल्स एंड स्टेटस भी डिफाइन और फिक्स्ड होते हैं। रोल एंड स्टेटस मतलब स्टेटस ये है कि मैं टीचर हूँ और रोल ये है कि मैं टीचिंग कर रही हूँ। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में डिसऑर्गेनाइजेशन इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ पे रोल एंड स्टेटस स्टेबल होते हैं। वहाँ के लोग अपने अपने पेशे को फॉलो करते हैं जो कि उन्हें एलोकेट किया जाता है, चाहे वो जेंडर की बुनियाद पर हो या किसी भी बुनियाद पे हो। लोगों को पता होता है कि ये वाला काम ये करेंगे और वो वाला काम वो करेंगे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल सोशलाइजेशन में रोल एंड स्टेटस चेंज हो गए, अब ख़वातीन भी बाहर जाके काम करने लगीं तो उनका रोल एंड स्टेटस चेंज होने लगा। यानी जैसे कि कहा जाता है कि तुम औरत हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम औरत हो, तुम्हें इसलिए ऐसे बिहेव करना चाहिए, तुम आदमी हो, तुम बर्तन क्यों धो रहे हो। ये रोल एंड स्टेटस भी उनसे जेंडर की बुनियाद पे चिपका हुआ था, लेकिन क्योंकि ज़माना बदलने लगा
तो अब ज़रूरत पड़ी कि रोल एंड स्टेटस भी चेंज हो जाए, ख़वातीन भी जॉब करें और आदमी भी घर के कामों में हाथ बटाएं। तो इससे भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आता है। यानी कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि अगर किसी सोसाइटी में पुराने और नए रस्मों रिवाज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, नए इदारे और पुराने इदारों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या एक इदारे का काम दूसरा इदारा कर रहा है, या एक सोसाइटी में दूसरे लोग वहाँ पे मौजूद या दूसरे मुल्क से आने वाले लोग अपना ही चलन इख्तियार करने लगे, अपने पर्सनल डिसीजंस को ज़्यादा तरजीह देने लगे वहाँ की सोसाइटी पर, और ज़माना बदलने से या किसी वजह से लोगों का रोल एंड स्टेटस चेंज होने लगे, तो भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मौजूद है। यानी ये चार चीज़ें इस बात की इंडिकेशन है कि इस सोसाइटी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स क्या हैं? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हर सोसाइटी में होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन हमें ये देखना है कि किस किस वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हद तक हो जाता है। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बड़े पैमाने पे पनपने लगता है। डिवीज़न ऑफ लेबर, वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल्चरल लैग, नेचुरल कैटास्ट्रोफी, वार, maladaptation of inherited nature to culture। इमाइल दरखाइम के मुताबिक अगर डिवीज़न ऑफ लेबर एक्सट्रीम हो जाए तो भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। जनरली तो डिवीज़न ऑफ लेबर प्रोडक्टिव है सोशल सॉलिडेरिटी के लिए, मगर जब ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए और कॉम्प्लेक्स हो जाए तो सॉलिडेरिटी उल्टा डिमिनिश हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है और सोशल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। एक्सट्रीम डिवीज़न ऑफ लेबर से इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं हर किस्म के, क्लास स्ट्रगल होता है, इंडस्ट्रियल स्ट्राइफ होता है, डीमोरलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल हो जाती है, फैमिली में डीमोरलाइजेशन हो जाती है, कम्युनिटी में डीमोरलाइजेशन हो जाती है। इसलिए डिवीज़न ऑफ लेबर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब कि काम को बांटना, चाहे वो स्किल्स की बुनियाद पर हो, ज़ात बरादरी की बुनियाद पर हो, या जेंडर की बुनियाद पर हो, या उम्र की बुनियाद पर हो। अगर ऐसा किया जाए कि ये काम फ़लाँ ज़ात का बंदा ही करेगा या ये काम फ़लाँ ज़ात का फ़र्द नहीं करेगा, ये काम औरत नहीं करेगी, वो काम आदमी ही करेगा, तो इससे भी सोशल सॉलिडेरिटी, समाजी अज़्वियत कम होने लगती है। लोग एक दूसरे के साथ क्रॉस पर्पजिव में हो जाते हैं, उनकी आपस में इंटीग्रेशन अच्छी नहीं रहती। मसलन फ़ौज में इसी आइडेंटिटी के लोग जाएंगे, डेस्क जॉब इसी आइडेंटिटी के लोग करेंगे, चाय का होटल इसी आइडेंटिटी के लोग चलाएंगे। ये सब एक्सट्रीम डिवीज़न ऑफ लेबर है जिससे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आएगा। वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स। W.I. थॉमस और ज़ेनेंकी के मुताबिक जब सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिविजुअल्स को कंट्रोल में रखने में नाकाम हो जाते हैं तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आती है। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो सोशल रूल्स को वायलेट कर रहे होते हैं
उन्हीं को कंट्रोल में रखने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन अगर वो वायलेशंस को टाइम पे चेक ना करें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन इदारों की ही मौत हो जाती है। इसलिए इदारों का ये काम है कि वो टाइम पे चेक करें कि कहीं सोशल रूल्स को तोड़ा तो नहीं जा रहा, वरना फिर इन इदारों का रहने का कोई मकसद नहीं रह जाता। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी होती है कि लोग रूल्स तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पुराने वाले, अब जो न्यू रूल्स अप्लाई हुए हैं उनको अपनाने में टाइम लग रहा है, तो इस दौरान भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। या पुराने रूल्स तो चल रहे हैं लेकिन कुछ लोग न्यू रूल्स लेकर आ गए हैं कि हम ये फॉलो करेंगे, तो उनके दरमियान जो ये तज़ाद होता है, इस दौरान भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन फैलता है। जिस माशरे में इंडस्ट्रियलाइजेशन पनपना शुरू होती है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उस समाज को सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाती है, स्पेशली फैमिली स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक बड़ा सबब है माशरे में बड़े पैमाने पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन का परसेप्शन भी ऐसा बना हुआ है कि ये कैपिटलिज्म की तरफ, एक्सप्लॉयटेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाएगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, क्राइम, इमोरलिटी, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इससे मुताल्लिक मज़ीद बुराइयां जन्म लेंगी। तो एक ऐसा समाज जहाँ पे अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन थोपी जाए, यानी वो नेचुरल रेट से ना हो बल्कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो वहाँ के लोग उसमें संभल नहीं पाते, उसमें एडजस्ट तेज़ी से हो नहीं पाते, तो उस दौरान भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बड़े पैमाने पे होती है। कल्चरल लैग। ऑकबर्न के मुताबिक जो बुनियादी वजह है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की वो ये है कि नॉन मटेरियल कल्चर और मटेरियल कल्चर के दरमियान रेट ऑफ चेंज अनइक्वल होता है। मटेरियल कल्चर मतलब, मटेरियल कल्चर से मुराद है फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो इंसान ने बनाए हों या मॉडिफाई किए हों, मसलन हथियार, बर्तन, मशीन। जबकि नॉन मटेरियल कल्चर का मतलब लोगों के वैल्यूज़, रूल्स, मॉरल्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स, यानी वो चीज़ें जो फिज़िकल नहीं हैं। मसलन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मटेरियल कल्चर तो बदलेगा, लेकिन जो बिलीव्स हैं लोगों के वो तेज़ी से चेंज तो नहीं होंगे। जैसे जैसे ज़माना बदलता है वैसे वैसे मटेरियल कल्चर भी बदलते जाते हैं, लेकिन जो बिलीव्स होते हैं उनको बदलने में टाइम लगता है, तो कल्चरल लैग हो जाता है। जैसे किसी इंडस्ट्री में न्यू मशीन्स आ जाएं, अब वो काम जो 10 बंदे मिलके करते थे अब वो एक मशीन करेगी, तो उससे मटेरियल कल्चर के तेज़ी से बदलने से वो 10 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो उन बेरोज़गार लेबर का बिलीफ ये होगा कि हमें कंप्यूटर्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, हमें हाथ से काम करना चाहिए और हाथ से काम करने के इतने फ़ायदे हैं वगैरह वगैरह। उनको अपना ये बिलीफ बनाने में टाइम लगेगा कि अब उनको न्यू स्किल्स सीख लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे उस मशीन को इस्तेमाल करने की स्किल। और एक और मिसाल, जैसे जब न्यू वैक्सीन्स बनती हैं, न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स बनती हैं, तो लोग अपने पुराने मोरल एथिकल कंसर्न्स की वजह से
उन वैक्सीन्स को अडॉप्ट नहीं करते, उनके अपने ही कुछ अलग बिलीव्स होते हैं। तो ये कल्चरल लैग की वजह से है, जो बड़े पैमाने पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह बन जाता है। नेचुरल कैटास्ट्रोफे, यानी जैसे पाकिस्तान में सैलाब आया, तुर्किया और शाम में ज़लज़ला आया, या इंग्लैंड में 1348 में ब्लैक डेथ हुई, जिससे तकरीबन उनकी बहुत सारी पॉपुलेशन एक ही साल में वफ़ात पा गई। तो इससे भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। वॉर, जैसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से वॉर होती है, वैसे ही वॉर की वजह से भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। स्पेशली सेक्सुअल टाइज बहुत वीकन हो जाती हैं, यानी जिस्मानी ताल्लुकात के बारे में काफ़ी गड़बड़ देखने को नज़र आती है। एक तो ये कि जंग में जवान आदमी की अमवात हो जाती हैं, उनकी बीवियों को देखभाल के लिए कोई अगर मैसर नहीं होता तो उससे भी सेक्सुअल टाइज वीक हो सकती हैं। माशरे में इस बारे में फैमिली सिस्टम में मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेल और फीमेल का रेशियो इफ़ेक्ट होता है। सोशल वैल्यूज़ इंजर्ड हो जाती हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, कहत साली होने लगती है, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है और लोग ब्लैक मार्केटिंग की तरफ भी चले जाते हैं। मल एडप्शन ऑफ इनहेरिटेड नेचर टू कल्चर, फ़र्द की नेचर मॉडिफाई ज़रा आहिस्तगी से होती है बनिस्बत कल्चर के। मसलन एक फ़र्द जो कि जारहाना मिजाज रखता है, एग्रेसिव है, वो ग्रुप की रिस्ट्रिक्शंस को कबूल करने में मुश्किल महसूस करता है, जबकि ग्रुप लाइफ का मतलब होता है कोऑपरेशन और दूसरों के राइट्स का एहतराम। इसी के लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, मगर फ़र्द का जारहाना मिजाज उसे उकसाता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़कर बस अपना मफाद हासिल कर ले। इसके अलावा जब तेज़ी से सोशल चेंज आ रहा होता है तो अफराद में स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक अल्सर या मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है, क्योंकि फ़र्द की नेचर उस रफ्तार से नहीं बदली होती जिस रफ्तार से कल्चर बदल रहा होता है या सोशल चेंज आ रहा होता है सोसाइटी में। तो इस वजह से भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होने लगता है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये एक बीमारी है जो मज़ीद बीमारियों को जन्म देती है, जिसको फ़ौरन ट्रीट करना चाहिए और बार बार इस पे नज़र रखनी चाहिए कि जब ये फैक्टर्स मौजूद हैं तो ज़रूर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी आएगी और उसको टाइम पे कंट्रोल करना है, इससे पहले कि ये क्रॉनिक हो जाए और पूरी सोसाइटी को ही डिस्ट्रॉय करके रख दे। तो किस किस टाइप की सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आ सकती है? एलियट और मेरिल के मुताबिक 3 टाइप की सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है: इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बच्चे जुर्म की तरफ चले जाते हैं या जवान या बूढ़े मुख्तलिफ़ किस्म के जुर्म करते हैं या बहुत शराब पीने लगते हैं, ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं या बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन शुरू हो जाती है, ये सब कुछ इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन है। यानी फ़र्द के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन हो गई है, फ़र्द खुद डिसऑर्गेनाइज हो गया है। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन में शामिल है तलाक की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई शरह, नाजायज़ बच्चे, अज़दवाजी, नाचाकी वगैरह। कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कम्युनिटी में ही गुर्बत हो,
बेरोज़गारी हो, पॉलिटिकल करप्शन हो। तो ये 3 टाइप्स हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की। और जब एक सोसाइटी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है तो ये तीनों टाइप्स की वहाँ पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं। और एक किस्म की जब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो दूसरी किस्म की सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह बनेगी। जैसे अगर एक इंसान अगर ड्रंक है तो ये उसकी इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन है कि वो शराबी हो गया है, बहुत ज़्यादा नशा करने लगा है। उसकी वजह से वो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा सकता है। वो घर में झगड़े कर सकता है जिसकी वजह से उसे तलाक हो सकती है, या वो नाजायज़ बच्चों की तरफ जा सकता है। इसी तरीके से जब इसी तरह के लोग होंगे बड़ी बड़ी सतह पर और वो इन्हीं चीज़ों में लगे हुए होंगे कि वो इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन और फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार होंगे, तो फिर वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी बाइस बन सकते हैं। अगर वो पॉलिटिशियंस हैं, वो अगर इकोनॉमिस्ट हैं तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस का बाइस बन सकते हैं सोसाइटी में, गुर्बत का बाइस बन सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का बाइस बन सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हर सोसाइटी में होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, और वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से पहचान लिया जाता है। और जहाँ होता है वहाँ वो तीनों टाइप्स का होता है, और उसके कुछ मेजर फैक्टर्स जो हैं जो कि उसको बड़े पैमाने पे पनपने देते हैं, उनको हमेशा नज़र में रखना चाहिए और उनको टाइम पे हैंडल कर लेना चाहिए। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किसी सोसाइटी से मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सकती, मगर एटलीस्ट उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके इफ़ेक्ट्स को ट्रीट किया जा सकता है, उसकी कॉजेज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के मसले पे काबू पाने का काम है अप्लाइड सोशियोलॉजिस्ट का। वो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट के मुताबिक, उस कम्युनिटी के कल्चर के मुताबिक उस सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को काबू करने के तरीके रिसर्च के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अप्लाइड सोशियोलॉजी का ही मेन टास्क है कि वो सोशल प्रॉब्लम्स को डील करें। सोशल प्रॉब्लम्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी क्या है और अप्लाइड सोशियोलॉजिस्ट काम किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखना हरगिज़ ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।